सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं जया जादवानी जी द्वारा रचित कहानी इसे ऐसा ही होने दो। अपनी पीठ और कंधों पर नजरों का दबाव महसूस करने के बावजूद मैं जिद करके किताबों की अलमारी के सामने खड़ी रही। कुछ है जो मुझे पलटने को मजबूर कर रहा है और मैं पलट नहीं रही। पता नहीं कितनी अलमारियां देखने के बाद मैं 2 किताबें निकाल पाई हूँ और दोनों मेरे कोर्स की नहीं है। पूजा देखेगी तो फिर मुझे काट खाने को दौड़ेगी। एक के पन्ने पलट कर देखा कुछ मिनट, फिर एक तरफ रख दी। दबाव बढ़ने के साथ मेरी बेचैनी बढ़ी। अपनी जगह से पलटना मुझे नागवार गुजरने लगा और मैं थोड़ी नाराजगी से पीछे पलटी। सामने लंबी सी मेज पर पूजा अपने प्रोफेसर मिस्टर देसाई से उलझ रही थी। वह अपनी कोई बात समझाने की कोशिश कर रही थी जी जान से, पर वे बिल्कुल समझने को तैयार न थे। अब ये गई काम से। टेबल के दोनों तरफ लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। मेरी दाहिनी तरफ मिस्टर सरकार लाइब्रेरियन किसी रजिस्टर पर झुके हुए आसपास के तमाम शोर को पीछे धकेलते हुए। मैंने निगाहें घुमाई। मेरे सामने कुछ दूरी पर किताबों की अलमारियां और एक अलमारी के सामने खड़े किताबें ढूंढते मुझे उन पर गुस्सा आ गया। मैं अलमारी खुली छोड़कर धीमी चाल से चलती हुई उनके पीछे पहुंची। एक्सक्यूज मी, वे पलटे। देखती रह गई मैं उन्हें। यक भयक सारे शब्द फ्रीज हो गए मेरे अंदर। इतनी परिचित सी क्यों? कहाँ? क्षण के 1000वें हिस्से में उन आंखों की छुअन मैंने अपने अंदर महसूस की। यस प्लीज, आवाज आई उधर से। लगभग 40 के आसपास की उम्र, मध्यम कद, गोरा रंग, भरा भरा सा बदन, कानों की लाल लवें उसी क्षण मैंने देखी। गो ऑन। नहीं, कुछ नहीं, मैं धीरे से बुदबुदाई। देन, तुमने क्यों हिलाया मुझे अपनी जगह से? कहना चाहा, पर कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं देखते रहना चाहती थी थोड़ी देर और। कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा जिस पर थोड़ी देर टिका जा सके, पकड़ा जा सके जिसे लम्हे भर को ही सही, पर उस वक्त नहीं। और मैं पलटी। लिसन प्लीज। नहीं, पुकार नहीं थी वह, पर पुकार के सिवा और क्या थी? एक बार फिर देखा मैंने मुड़कर। गाढ़े क्रीम रंग की पैंट पर लाइट क्रीम कलर की शर्ट, काले शू, माथे के बाल पीछे की ओर, आधे काले आधे सफेद बाल कनपटियों पर। सॉरी, एक बेहद हल्की सी मुस्कान थी। नहीं, मैं नहीं देख पाई उसे पूरा। उसके जाने के बाद की खाली जगह देखी और फिर भरने के ख्याल से हंस पड़ी। जगह भर गई। सुंदर है, एकदम अलग मासूम सी, अलसुबह की धूप के नन्हे टुकड़े की तरह बेलाग। हम कुछ क्षण यूं ही एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर मैंने किताबों की खुली अलमारी की ओर इशारा किया। आई एम जस्ट कमिंग, प्लीज वेट। मैं प्रतीक्षा में ही हूँ। मैं अपनी जगह से हिल गई। वे अपनी जगह से हटे नहीं। मैंने हवा में ठहरी उनकी गंध को काटा और उसके पार निकल गई। मैं जब वापस आई, वे दूसरी खाली टेबल के उस ओर प्रतीक्षारत ठहरे हुए से मुझे बहुत धीरे धीरे तक वहां पहुंचना था, पर मैं काफी जल्दी पहुंच गई। उन्होंने टेबल के दूसरी ओर बैठने का इशारा किया। आपको यहाँ पहली बार देखा है। मैंने अपनी कोहनियां टेबल पर टिकाकर दोनों हाथ बांधकर उस पर अपना चेहरा टिका दिया। आप यहाँ पढ़ाती हैं क्या? मैं क्या आपको इतनी बड़ी लगती हूँ? मैंने शिकायत की, धीमे से मुस्कुराते हुए। मैच्योर, आप में ऐसा कुछ नहीं जो आपको छोटा बनाए। उसके लिए क्या करना होता है? मैंने पूछा, हालांकि मुझे कहना था थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। आप में चाह क्यों है ऐसी? वे फिर मुस्कुरा पड़े। गैर वाजिब है। नहीं, गैर वाजिब तो आप में कुछ नहीं। आई एम डूइंग MA इन इंग्लिश, फाइनल ईयर। उन्होंने ओके के साथ होठ गोल करके फिर पूछा। यह कहकर मैं चुप हो गई। वे भी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपको पहली बार देख रही हूँ यहाँ। मैंने एक एक शब्द धीरे धीरे उन्हें देखते हुए कहा। इसके पहले मैं नहीं था, मैं तो बस अभी हूँ। उन्होंने टेबल पर रखी आड़ी तिरछी किताबों को सीधा किया।
एक खास वक्त के लिए। मुझे क्यों लगा कि आखिरी वाक्य मेरे लिए कहा गया है। क्या अर्थ है इसका? May I ask your name, if you won't mind? Yes, शिरीन। देखते रहे वे उसी तरह मेरी ओर। आप इफ़ यू मिस्टर प्रोफेसर। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। बैठिए बैठिए। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं खड़ी रह गई। मुझे समझ नहीं आया। अब क्या? अब बैठ भी जाइए। आग्रह भरा स्वर। मैं आहिस्ता से बैठ गई, उनकी तरफ देखती हुई। प्लीज कम बैक। इस शब्द ने तो आपको बहुत दूर फेंक दिया लगता है। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं यूं ही बुदबुदाई। मत सोचिए, मैं आपका प्रोफेसर तो हूं नहीं, बॉटनी का प्रोफेसर हूं। 2 दिन पहले ही आया हूं। मुझे क्यों लग रहा है मुझे वहां से खींच लिया गया है जहां मैं अनजाने में चली गई थी। कहाँ, क्यों? अंदर एक भी शब्द नहीं बचा कि उनसे कुछ कहा जा सके। मैं चुप लाइब्रेरी में आते जाते लड़के लड़कियों को देखती रही। कुछ लड़कों ने अंदर आते हुए सीटी से एक खास किस्म की धुन बजाई। जिन्हें समझना था वे समझकर बाहर चली गईं। पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त निहायत ही बचकाना लगा था ये सब। किसकी आवाज़ पर कौन उठता है, कौन जागता है, कौन जाने। मुझे भी अब उठना चाहिए, मेरे अंदर किसी ने कहा। और इसी के साथ मैंने देखा कि पूजा और मिस्टर देसाई एक साथ ही उठे थे। आप बहुत वक्त लेती हैं क्या? वे धीरे से हंसे। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, पूजा और मिस्टर देसाई हमारे निकट आ गए। मैं खड़ी हो गई। हाउ आर यू? उन्होंने मुझे देखते हुए कहा। ऑलमोस्ट फाइन सर, थैंक्स। एंड यू मिस्टर संजय? उन्होंने धीमे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। संजय? मैंने मन ही मन दोहराया। मिस्टर देसाई विदा लेकर चले गए। मैंने पूजा का परिचय उनसे करवाया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, चुप बने रहे। उनसे विदा लेकर हम बाहर आ गए। लगातार लगता रहा कि अभी वे अंदर हैं, अभी रुका जा सकता है, थोड़ी देर और। क्या है ऐसा उनमें जो मुझे एक साथ सुकून भी देता है और बेचैनी भी? अभी तो ठीक से देख भी नहीं पाई मैं उन्हें। हे, कौन थे वो? उसने मुझे टोका। कौन? मैं अनजान बन गई। वही जिसके साथ तू बैठी थी। बॉटनी के प्रोफेसर हैं, नए आए हैं। ओह, उसने गोल होंठ करके सीटी सी बजाई। तेरा कितना काम अभी बाकी है? बहुत है। मदद करोगी? कर दूंगी, मैंने एहसान सा जताया। ये उसी के साथ का चमत्कार तो नहीं, वरना तू और मेरा काम। उसने मुंह बिचकाया। एहसान फरामोश, और तेरे लिए नोट्स कौन बनाता है? मैंने उसे अपने 2 व्हीलर पर बिठाया और उड़ चली। ठीक से याद करने पर मुझे उनका पूरा व्यक्तित्व इस तरह याद नहीं आ रहा जैसा कि मैं उन्हें सोचना चाह रही हूँ। पानी में गिरती परछाई की तरह वे मेरी आंखों में उतरते हल्के हल्के हिलते पानी की तरह थे, जहाँ कोई चीज़ स्थिर नहीं। और मुझे लगता है मैं उसी पानी में उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जितनी ज़्यादा मैं कोशिश करती, पानी उतना ही बेकाबू होता जाता। एक बार और मिलना पड़ेगा उन्हें देखने के लिए। मैंने उसकी शक्ल देखी, वह अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाने में अति व्यस्त थी। लाइब्रेरी चलें क्या? मैंने उसे कोहनी मारी। क्यों? उसने पूछा। किताबें बदलवानी हैं। झूठ बोलना। गोरस बेचैन हरी मिलन। उसने अपनी गहरी नज़रों से मुझे देखा। मैं एकाएक कुछ न बोल सकी, सिर्फ हंस दी। एक झटके से उसने मेरी कॉपी अपनी तरफ खींच ली। मैंने झपट्टा मारा तो वह तीर सी दूसरी तरफ निकल गई। मैं असहाय सी उसकी तरफ देखती रह गई। वह पढ़ने लगी। I like the feel of your name on my lips. I like the way your eyes dances. When you laugh, I love the way you love me. Strong and wild, slow and easy, heart and soul so completely. वह पढ़ती जाती, मुझे देखती जाती। मैं गुस्से में उठी और बाहर आ गई। यूं भी तो पीरियड खाली ही है। लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए मेरे कदम बढ़ ही नहीं रहे। कोई ज़रूरी नहीं कि वे मिल ही जाएं। अगर मिल जाएं तो लड़के लड़कियों की भीड़ चीरती हुई मैं वहां तक पहुंच ही गई। नहीं, कोई नहीं है। मैंने एक नज़र में सारी लाइब्रेरी देख डाली, फिर साथ लाई किताबें लाइब्रेरियन के सामने रख दी। सहसा देखा दरवाजे पर वे अंदर आने को एक पैर आगे बढ़ा हुआ। मैं पल भर ठिठकी,
फिर चलती हुई उनके नज़दीक पहुंच गई। हेलो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुराए मेरी तरफ देखकर। मैंने सोचा था आज आप नहीं आएंगी। मैं इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेती, मैं हंस दी। सिगरेट की हल्की सी गंध मुझ तक आ रही है। मैंने एक गहरी सांस ली। कहाँ पता था इसके पहले कि सिगरेट की गंध भी एक दिन अच्छी लगने वाली है। कौन सा ब्रांड है? कितने ब्रांड आते होंगे? एक बार पीकर देखी जाए क्या? पर उसमें इन होठों की महक कहाँ होगी? इन कपड़ों की, इस जिस्म की यह निहायत अलग सी महक मेरे साथ साथ चलती है। यह ख्याल ही उस समय इतना विलक्षण लगा कि जी चाहा उनका चेहरा अपनी ओर मोड़कर चूम लूं। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा और अपना चेहरा भी झुका लिया। मैं नहीं चाहती कि उनकी ओर देखती पकड़ी जाऊं। तुम तो नहीं देख रहे हो ना मुझे? पर क्यों नहीं देख रहे? बरामदे के बाहर एक विशाल आसमान बदलियों से ढका। आज शायद बारिश हो। अच्छी लगती है ये बेमौसम की बारिश। ये शोर कितना अच्छा लग रहा है। यह तुम्हारे कदमों की आहट पीछा कर रही है शायद मेरी आहट का। अगर मैं ठहर जाऊं तो मुझे पकड़ लोगे ना? लंबा बरामदा खत्म हो गया। हम दोनों वहीं आकर रुक गए। एक किनारे पर घंटी बजने की आवाज वातावरण में गूंज रही है। समूचे वातावरण को फलांगती वह घंटी जैसे मेरे अंदर ही बज रही है। उस शोर में से आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा। मेरी क्लास है, उनकी अत्यंत धीमी आवाज। मैंने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया और वे बरामदे की सीढ़ियां उतर गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। उनकी अनुपस्थिति अपने भीतर महसूस थी। उनकी अनुपस्थिति में उन्हें अधिक तीव्रता से अपने भीतर महसूस किया जा सकता है। मैं कुछ पल बंधी खड़ी रही। सीढ़ियां उतरकर मैं पता नहीं किस ओर चल पड़ी। जहां रुकी वहां देखा बॉटनी की क्लास चल रही है। मैं बाहर खड़ी हूं। दीवार से पीठ टिकाकर उनके लेक्चर की आवाज आ रही है बाहर तक। वह सारे शब्द ग्रहण करती जिनका मुझसे कोई वास्ता नहीं, और वह आवाज जिसका वास्ता सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। यू आर एयर दैट आई ब्रीथ, गर्ल, यू आर द ऑल दैट आई नीड, एंड आई वॉन्ट थैंक यू लेडी। यू आर द वर्ड्स that I read, you are the light that I see, and you are love, all that I need you, a song that I sing, girl, you are my everything. बारिश तेज, बहुत तेज। उस पर छत पर मैं अकेली। आज बह जाना है मुझे, पूरा समूचा। नाचते हुए मेरे पैर फिसल फिसल जाते हैं। मैं रुकती नहीं। ऐसी बारिश देखी किसी ने? तुमने देखी है संजय? क्या तुमने मुझे देखा है ठीक से, या मैं तुम्हारी सकुचाई आंखों से दूर ही रह गई? ये मेरे कांपते होंठ, उड़ते बिखरे बाल, यह थरथराता जिस्म, एक बार छुओ इसे, सिर्फ एक बार। मैं सिर ऊपर कर बारिश की बूंदें अपने होंठों पर लेती हूँ। ओह, कितनी प्यास! एक सैलाब है जो मेरी देह की सीमाओं को तोड़ता हुआ बाहर आने को झटपटा रहा है। एक गहरी खाली झटपटाहट है जो भरे जाने की मांग करती है। कोई ले ले मुझे अपनी बाहों की सख्ती में और चूर चूर कर दे। किसी के होंठों पर होंठ रखकर अंतहीन समय का वह गीत बनूं जो कभी खत्म नहीं होता। यह कौन सा रहस्य है जिसे मेरी देह ने मुझसे ही छुपाया है आज तक? ऐसी भीषण चाह नहीं उठी कभी किसी के लिए। हाय मेरी देह, ये कौन सा राग गा रही है जिसका अर्थ मैं किसी को नहीं समझा सकती। इतना ताप कि आज यह बारिश भी कम लगती है। संजय, ओ संजय, क्या तुमने इस देह का नृत्य देखा है? देखो यह देह किस तरह नृत्य की मुद्राओं में बार बार उतरती लहराती है। ये पैर किस ताल पर थिरक रहे हैं। तुमने ज्वार देखा है? क्यों उठता है ज्वार? किसके इशारे पर? और अगर मैं ये सारे किनारे तोड़ दूं जो तुम्हारे चारों तरफ हैं तो संजय, आओ आओ, हम इस समंदर में एक साथ उतरेंगे। देखो दूर उस किनारे पर मेरे कपड़े रखे हैं संजय। मैं यहाँ तक कैसे आ पहुंची यह भी क्या तुम्हें समझाना पड़ेगा? मेरे महबूब, देखो पानी मेरे घुटनों तक आ गया है। दूर लहरें मुझे बुला रही हैं और मुझे तैरना नहीं आता, पर मैं रुकूंगी नहीं। मैं लहरों के आह्वान को ठुकरा नहीं सकती।
कितना अद्भुत होगा जब लहरें मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। मैं अपना बोझ तुम्हारे हवाले कर दूंगी। थोड़ी दूर, बस थोड़ी दूर, और फिर सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ, हम भी। मैंने अपनी बोझिल पलकें उठाईं। जाने कब तक नाचते नाचते मैं फर्श पर गिर पड़ी और टेप रिकॉर्डर चल चल कर बंद हो चुका था। कुछ देर मैं यूं ही भीगी पड़ी रही। मेरा जिस्म किसी अदृश्य ताप से जल रहा था। मैंने जिस्म को सीधा किया और ऊपर आसमान को देखा। बारिश लगभग खत्म हो चुकी थी। मैं बहुत देर तक उस बदलियों से ढके आसमान को देखती रही जो कल से बरसते रहने के बावजूद खाली नहीं हुआ है। कहाँ से आता है इतना पानी? मेरे गीले कपड़े अस्त व्यस्त चिपके हुए हैं। कोई मुझसे कहता है, उठो, छत पर ऊपरी दरवाजा खोल दो, उतरो नीचे, कोई ढूंढ ना रहा हो, उठो, आज कॉलेज नहीं जाना। मैंने हाथ ऊपर करके आसमान पर टिकी बदली को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। वो देखो इंद्रधनुष। संजय, देखा है कभी इंद्रधनुष इतना सुंदर? क्या हम रच सकते हैं इसे? इससे भी सुंदर, अद्भुत। क्या कभी तुम जान सकोगे ये जो बदली है मेरी बाहों में ऐसे क्यों थरथरा रही है? मैं क्यों थरथरा रही हूँ? मैं उठी और छत पर बने उस अकेले कमरे में गई जहां मैंने वे छुपा रखी थी। उन्हें निकाला और अपने सामने रख लिया। इन सारी सिगरेट्स में तुम्हारी कौन सी है संजय? कैसे ढूंढूं वह महक, वही महक जिसका ख्याल ही मुझे पागल बना देता है। चलो आज इन सभी को आजमाया जाए। मैंने एक सुलगाई और होंठों से लगा ली। मैं जब घर से निकली लगभग 12 बज रहे थे। क्लासेस 2 बजे तक होती हैं। आज हालांकि लग रहा था कि क्लासेस चलेंगी ही नहीं, फिर भी मुझे तो जाना ही है। बारिश फिर तेज हो गई। गड़गड़ाते हुए बादलों का शोर, बरसते पानी में भागता 2 व्हीलर, चेहरे पर पानी की बौछार, कीचड़ भरे गड्ढों से गाड़ी का उछलना और मेरा गिरते गिरते बचना। जी चाहता है अपनी काइनेटिक होंडा से उतर कर पानी में छप छप करती चलूं। मेरी देह अभी तक गर्म है। तेज हवा में टूट कर गिरते पत्ते और उड़ता दुपट्टा, किसे संभालूं और क्यों? बारिश में भीगती हुई जब मैं पूजा के घर पहुंची तो वो मुझे देखकर आश्चर्य में पड़ गई। आज भी चलना है कॉलेज? क्यों, आज क्यों नहीं? इतनी बारिश में कौन आएगा? कोई तो आएगा। मैंने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और चूम लिया। इस गंध से वह गंध कितनी अलग होगी, अलग और जानलेवा। तेरे मुंह से ये कैसी गंध आ रही है? उसने मुझे ध्यान से देखा। कैसी है? अच्छी है ना? मैंने हंसते हुए पूछा और अपने भीगे हुए बाल उसके दुपट्टे से पहुंचने चाहे तो उसने छीन लिया और एक तौलिया मेरे मुंह पर फेंक दिया। सिगरेट? वह पास आकर फुसफुसाई। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसने खींचकर एक घुसा मेरी पीठ पर रसीद किया और तैयार होने चली गई। मैंने तौलिया अपने मुंह से लगाया, एक गहरी सांस फेंकी, फिर खींची। कहाँ है वह महक? बिल्कुल वैसी। वह तो वहीं है, बस। जब हम पहुंचे सच ही 40-50 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं थे। एक भी क्लास नहीं होनी थी। प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे गप्पे मार रहे थे। किसी का इरादा नहीं था कुछ भी काम करने का। हम जब लाइब्रेरी पहुंचे मिस्टर सरकार अपनी खिड़की से बाहर हो रही बारिश देख रहे थे। देखो, पूजा ने मुझे घुड़का। चल थोड़ी देर यूं ही बैठते हैं, बारिश कम होगी तो चले चलेंगे। हम अंदर आकर उसी टेबल पर बैठ गए। अच्छा आई हूं तो कुछ देख ही लूं। वह उठकर किताबों की अलमारी के पास चली गई। मैं बैठी रही, चुप, अकेली, अंदर बाहर का वह शोर सुनते हुए जिसमें बहुधा हमें वह आवाज सुनाई नहीं देती जिसे सुनने को हम तरसते रहते हैं। अपने पेन से टेबल के कोने पर लिखा संजय, फिर अपनी उंगलियों से मिटा दिया। अपनी नीली उंगलियां देखीं और अपने गीले होंठों पर रख लीं। थोड़ी ही देर में वह वापस आ गई। लेट्स गो, उसने मुझे हिलाया। मैं उठ खड़ी हुई और हम बाहर आ गए। बहते पानी में छप छप करते हुए हम प्रिंसिपल ऑफिस के सामने से गुजरे। मेरी रफ्तार कम हो गई। वो अंदर होंगे, बुला लाऊं? पूजा ने इतने आकस्मिक अंदाज में कहा कि मैं हड़बड़ा गई। किसे? संजय सर को? मैंने उसका चेहरा देखा, धीरे से बुदबुदाई। वाटर वाटर एवरीवेयर, ऑल ओशन डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। वो देख तेरा समंदर,
उसने मेरा चेहरा पकड़कर दूसरी तरफ मोड़ दिया। मेरी नज़र प्रिंसिपल ऑफिस के दूसरी ओर मुड़ने वाले बरामदे की ओर गई। वे दूर खड़े किसी से बातें कर रहे थे। क्षण भर अपने से बाहर आ बारिश देखते, फिर बातों में खो जाते। पता नहीं क्यों उस क्षण मुझे उनका वहां खड़े होना विलक्षण लगा। एंड बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, उसने व्यंग्य से कहते हुए एक हल्का सा धक्का दिया मुझे। नहीं, आज नहीं। उसकी बाह पकड़कर मैंने गेट की तरफ मोड़ दिया। जाने क्यों लगा कि मेरी कान की लवें जल रही हैं। छूकर देखा तो सचमुच गर्म थी। आज क्यों नहीं? आज मेरे मन की हालत ठीक नहीं। तेरे मन की हालत कभी ठीक नहीं रहने की। तूने सुनी नहीं वो बात, रोमांटिसिज्म किल्स लाइफ। नहीं यार, प्रेम और सारा संसार बदल जाता है। कहाँ देखे थे इतने रंग इसके? संसार नहीं, तू बदल गई है। बदलता कुछ भी नहीं है शिरीन, बस देखने का अंदाज बदलता है। और यार एक सच आज मैं तुझसे कह ही दूं, यह सब ठीक नहीं है। क्या होगा इस सब का अंजाम? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अंजाम तो दो ही होते हैं हमेशा। तूने तो बहुत पढ़ा होगा और देखा होगा। ऐसी बहुत सी पागल लड़कियां होती हैं जो अपने प्रोफेसर और उनका होता क्या है? कुछ नहीं। आज इसने तय ही कर लिया है कि मुझे समझा कर ही रहेगी। हम स्टैंड पर आ गए, अपनी गाड़ी के पास। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके उसकी तरफ देखा। तुझे बैठना है या मैं जाऊं? उसने बैठते हुए अपनी बाह मेरी कमर में लपेट ली। उस हल्की हल्की ठंड में जरा सी गर्मी ही बेहद भली लगी। शिरीन सुन, तेरे माँ बाप तेरे लिए कोई पंजाबी लड़का ढूंढ देंगे और तू उस सरदार जी के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे लगा के चली जाएगी। यही होता है प्रेम का अंजाम। गाड़ी गड्ढों में उछलती आगे बढ़ रही है। हमारी सलवारों के पांचे कीचड़ में लथपथ हो गए हैं। उसने पीछे से मेरे कंधे पर अपनी ठोड़ी टिका दी और एक गर्म सांस फेंकी। प्रेम बंधन है यार, यह सारी उम्र उस दूसरे की दया का मोहताज बना देता है, उसने कहा और मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। सामने से आ रही कार से टकराते टकराते बाल बाल बची। पूरी ताकत से ब्रेक मारते हुए पैरों को जमीन पर घसीटते हुए हमने कार को छुआ भर। कार वाले ने ब्रेक न मारे होते तो कुछ भी हो सकता था। पीछे वह गिरती गिरती बची। उसने उतरकर कार वाले को सॉरी कहा और मुझे एक झटके से नीचे उतार दिया। तू पीछे बैठ, मैं चलाती हूँ। खुदकुशी ही करनी है तो अकेले कर। आसान नहीं था वह निर्णय। अंधेरे के समुद्र में छलांग लगाने जैसा जोखिम भरा। पहली मुलाकात में तुम्हें देखा और समझ गई तुम वो नहीं हो जो दिख रहे हो, और मुझे तुम तक पहुंचना ही है, चाहे जितना लंबा रास्ता मुझे तय करना पड़े। और मैं उसी क्षण निर्णय पर पहुंच गई। मैं अपने बाहर कभी नहीं गई थी, पर जिस क्षण मैंने अपने लिए दरवाजे खोल लिए उस पल भी ये नहीं जानती थी कि मैं अब की गई हुई लौटूंगी कब या कभी नहीं। और कभी कभी दोबारा लौटना असंभव हो जाता है। हम पाते हैं न द्वार वही है, न जगह, न हम। तब फल पक गया था शाख पर। मदद की थी उसकी धूप ने, बारिश ने, हवाओं ने, मिट्टी की सौंधी सौंधी महक ने, चमकती बिजलियों ने उस पर किरणें फेंकी थी अपनी। और वह पक चुका था अपने ही सद्भाव से। और पककर जब वह फटा, दाने जमीन पर बिखर गए, नर्म नाजुक लाल दाने। और इस तरह जन्म हुआ कईयों का, मेरा भी। इच्छा, मात्र एक इच्छा मुझे कहां से कहां लिए जा रही है। आज पहली बार यह सत्य जाना कि इच्छाएं ही फैलकर आकाश बनती हैं। इच्छाएं ही टुकड़ा टुकड़ा बादलों की तरह उमड़ती हैं। इच्छाएं ही बारिश बनकर धरती पर उतरती हैं। इच्छाएं ही झरनों से टूटकर गिरती हैं नदी की शक्ल में और फिर सागर से जा मिलती हैं। ज्वार भाटे से उमड़ती हैं, वह भी इच्छाएं ही किनारे तोड़कर बसे बसाए शहर को उजाड़ देती हैं। इच्छाओं का शहर सचमुच किसी ने देखा है? सुनो संजय, क्या तुम्हें सच ही कुछ समझ में नहीं आता? जो लड़की सारी दुनिया को अपनी ठोकर पर रखती हुई तुम्हारे पास आती है, क्या उसके कदमों की आहट तुमसे कुछ नहीं कहती? तुम्हें देखते ही जिसके लिए सब कुछ सिमट कर एक केंद्र बिंदु में आ जाता है, उसका देखना संजय तुम नहीं समझ रहे तो और कोई क्या समझोगे? कभी कभी एक जिद सी भरती जाती है अंदर। जी चाहता है तुम्हारा हाथ पकड़ लूं और कहूं, सुनो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? समझो, समझो कि दीवानावार सागर की उत्ताल लहरें अपनी दीवानगी में समूचा शहर डुबो देती हैं।
समझो कि हवाएं जब पागल होती हैं तो समूचा जंगल हिलने लगता है, आंधियां आने लगती हैं। प्रकृति का उद्दंड रूप देखा है तुमने? संजय, तुमने क्या बना डाला मेरा जीवन। एक हंसती खेलती लड़की को ये कहाँ ले आए तुम, और एक मिनट भी नहीं सोचते। आज लग रहा है मैंने भी न जाने कितने दिल तोड़े हैं और आज उसी की सजा भुगत रही हूं। मैंने किसी की ओर पलट कर नहीं देखा, इस अहंकार में कि कोई मेरे लायक नहीं है, और अब जिसे देखा वही मुझे अपने लायक नहीं पाता। मिल गई ना मुझे मेरी सजा। संजय, मुझे कहना नहीं चाहिए पर तुमसे ही कह सकती हूँ। मैं एक बार उस तूफान से गुजरना चाहती हूँ। हाँ, मैं एक बार अपने कांपते हाथों में तुम्हारा चेहरा लेकर उस पर झुक जाना चाहती हूँ। संजय, मेरे संजय, प्यार बहुत दुख देता है, बहुत रुलाता है। मेरे कदमों में कैसी भटकन भर गई है कि कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवा तुम्हारे रास्ते के। मैं क्या करूं अपनी इस बेहिस व्याकुलता का। दिन अजीब दिन, कभी बारिश में भीगते, अपने बोझ से थर थर कांपते। दिन कभी बदली की तरह तमाम दिन, इधर उधर बरसे बिन बरसे भटकते दिन। कभी तेज धूप से तपते दिन, तो कभी झरझर बहते झरने से टूट कर गिरते दिन। हाथों में न संभलते दिन। कभी हाय हेलो, कभी जरा सी बातचीत उन पेड़ों पौधों और पत्तियों की बाबत जिनकी दुनिया मेरी दुनिया से निहायत अलग और तकरीबन वैसी ही सनसनीखेज खबरों से भरी जितनी मेरी और मेरे पास कितनी जानकारियां हैं। पौधों की बाबत ज्यादा, उनकी बाबत कम। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा। मैं पूजा से भी कम ही बात करती हूँ उनकी। जब भी मौका मिला वह भाषण देने से चूकेगी नहीं, मैं जानती हूँ। दिन भर उन्हीं के ख्याल में बाजार जाती हूँ तो किसी की पीठ देखकर चौंक जाती हूँ। फोन की घंटी बजती है तो सबसे पहले मैं दौड़ती हूँ, हालांकि आज तक एक भी बार उन्होंने फोन नहीं किया। अंदर कोई अदृश्य टेप रिकॉर्डर फिट है। उनकी आवाज बार बार उस कैसेट पर सुनती हूँ और अपनी शानदार रिकॉर्डिंग पर फक्र महसूस करती हूँ। लो, फोन की घंटी बज रही है। लपक कर उठाया और अत्यंत मीठी आवाज में कहा, हेलो। हाय, सदके जावा, इतना मीठा हेलो मैंने आज तक नहीं सुना, वो भी तुमसे पूजा दी। तू बेमुरव्वत इतने दिन कहाँ थी? कॉलेज नहीं जाते तो तू दिखती ही नहीं। अभी आ रही हूँ, तुझसे कुछ बात करनी है। आ जाऊं? उसने पूछा। बात? भाषण देना है तो मत आना। हाँ, हमारा कहा तो आपको भाषण ही लगता है। वैसे तुझे आज के बाद भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आवाज संजीदा थी। यानी पहले थी? हाँ थी। अच्छा, तू और बड़बड़ मत कर, जल्दी आ। मैंने फोन काट दिया। जाने क्यों दिल धड़क रहा है। पता नहीं सचमुच कोई बुरी खबर है या मजाक कर रही है कमबख्त। असह्य बेचैनी में मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब वह आई मैं सीधे उसे खींचती हुई ऊपर कमरे में ले गई। बोल, क्या है? तू सुन लेगी ना? उसने चिंतित स्वर में पूछा। अब तू आई है तो मुझे सुनाकर ही छोड़ेगी? नहीं, मैंने मुस्कुराकर उसके गाल पर चपत मारी। पर सच, मेरा गला सूख रहा था। कल स्मिता संजय सर के घर गई थी। कौन स्मिता? मैंने चौंक कर पूछा। यार, स्मिता सेन, बॉटनी की स्टूडेंट। हाँ तो? कह रही थी। वह झिझक गई। क्या कह रही थी? कह रही थी संजय सर की वाइफ काफी खूबसूरत है। वह झटके से बोल गई। मेरी सारी देह जैसे सुन्न हो गई। आंखें उसी पर टिकी रह गईं। कई पल यूं ही गुजर गए। शिरीन, तूने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, पर इसके सिवा दूसरा कोई सच हो ही नहीं सकता था। सच? तुम्हें क्या पता पूजा, हर इंसान का अलग अलग सच होता है, और यही सच जब आपस में टकराते हैं तो। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखें अब भी उस पर टिकी रहीं। शिरीन, अब भी वक्त है, लौट आ। वक्त? किसका वक्त? और ये वक्त भी आखिर होता क्या है? क्या सच की तरह वक्त भी सबका अलग अलग होता है? और लौटना किसे कहते हैं पूजा? लौटता तो कभी कोई नहीं, टूटकर बिखरता जरूर है। हमारे यहाँ पुरुष हमेशा पत्नी का होता है। प्रेमिकाएं तो दिल बहलाव की चीज हैं। हम पत्नी को, प्रेमिका को दया, बचा कुचा प्रेम, वो भी डर डर के। प्रेमिका वो फालतू चीज है जिससे कोई वादा नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। जितना उधर से बच जाता है इधर दे दिया, खुरचन, जिसे तुम जैसी उल्लू की पट्टियां अहोभाव से ले लेती हैं। उसकी आवाज में गहरी नफरत थी। सारी रोशनियां एक एक करके बुझ गईं, अंदर भी बाहर भी।
जब मैं उसे छोड़ने बाहर आई तो मैंने ऊपर देखा। उजले रंगों से भरे आसमान पर एक गहरा सलेटी रंग छा गया है। कुछ भी नहीं है वहां, एक चिड़िया तक नहीं। टीयर्स, आइडल टीयर्स, आई नो नॉट वॉट दे मीन। हाय, कोई नहीं आया। शाम के लंबे होते सायों से मैं घिरती जा रही हूँ। कैसी है ये हवा? तेज रेत के कण चुभ रहे हैं मखमली बदन पर। कहाँ आऊं मैं कि वह आवाज मेरे पीछे ना आ सके? वह जो सुबह शाम दूर क्षितिज से इशारों से मुझसे बातें करती, चुप खामोश मुझे देख रही है। मुझे ढक लो, शाम के लंबे होते अंधेरों में मैं कुछ देखना नहीं चाहती। ओ मोहब्बत, मैं तुझसे कितनी दूर चली जाऊं कि तू पीछा करना छोड़ दे। कौन हंस रहा है इस अंधेरे में? कौन रो रहा है? ये कैसी हंसी है जो किरचों सी चुभती है? क्या चाहा था मैंने? यही सब? हंसो, हंसो मुझ पर, सब हंसो मुझ पर, सब। प्रेम, ये आंसुओं का लंबा दरिया है। बहती हुई मैं कहाँ जाकर गिरूंगी मुझे नहीं पता। हाय, ये आसमान इतना काला कैसे हो गया? कौन चुरा कर ले गया वो सारे सितारे और मेरा चांद? और ये आसमान इतना बिलख कर क्यों रो रहा है? क्या इसे नहीं मालूम कि रोने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। रात भर पानी बरसता रहा, बरसता रहा। सब कुछ जल निमग्न हो गया। मैं इस पानी पर पीठ के बल लेटी किसी प्रलय का इंतजार करती रही। आज पहली बार मैंने आह्वान किया है उसका, और वह आएगी। समूचे को एक झपाटे से अपने साथ लेकर चली जाएगी। भंवर में किश्ती देखी है डूबते मैंने। हर चीज गोल गोल घूमती अपने अंत की ओर अग्रसर। मैं एकदम नजदीक आ गई उसके। अब बस चंद लम्हे और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। संजय, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि एक पूरा जीवन तुम चूक गए, कि प्रेम की नदी में उतरना और भंवर में खुद को छोड़ देना, कि अगरचे जीवन में ये नहीं तो और क्या है। मैं भंवर के ठीक मध्य में हूँ। कई चक्कर लगाए मैंने और उस अंधेरे में डूब गई। सुबह सब कुछ साफ था। कहाँ गई प्रलय? कैसे बच गई मैं? मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ साफ और स्वच्छ। हवाएं चल रही हैं, पेड़ झूम रहे हैं, फूल पत्ते मुस्कुरा रहे हैं। मैंने एक पौधा देखा जो जाने कब प्रलय को नकारता धरती की कोख से बाहर आकर हंस रहा है। संजय, कुछ भी खत्म नहीं होता, कुछ भी नहीं। प्रेम तो कभी नहीं। तुम हो ना हो, मेरे पास ना सही, फिर भी सब कुछ है तुमसे। मैं शायद तुम्हारे जीवन में वह जगह ना ले सकूं, ना सही। एक बार कह दो बस कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, कि तुम जानते हो। तुम कहीं भी रहो, मैं जी लूंगी तुम्हारे बगैर। क्या सचमुच? क्या इतना आसान है यह सब? जो भी हो, मैं एक बार कहूंगी तुमसे अपने दिल की बात। सिर्फ एक बार संजय, तुम मेरी बात सुन लो। एक बार कस के अपने गले से लगा लो, फिर मैं जी लूंगी। संजय, उम्मीद अभी भी है, अभी भी बाकी है बहुत कुछ। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बचाया जा सकता है कुछ। मैं जानती हूँ, जब कहूंगी तुमसे तो यूं उठोगे और कस कर लगा लोगे मुझे गले से। क्या तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे इस बात की कि मैं कहूँ? तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, जानती हूँ। मुझे ही कहना है, मैं ही कहूंगी। अभी भी तुम इतनी दूर नहीं गए हो कि लौटाया न जा सके। अभी भी मैं तुम्हें आवाज देकर बुला सकती हूँ। संजय, ये कैसा यकीन है जो तुमने कभी दिलाया नहीं और मैंने कभी छोड़ा नहीं। फरवरी जा चुकी है। ये मार्च के उजड़े और उबाऊ दिन हैं। एकदम शुरू मार्च के कॉलेज में बेहद कम स्टूडेंट्स, सब अपनी परीक्षा की तैयारियों में मशगूल और चिंतित। उस दिन के बाद कई दिन मैं कॉलेज नहीं गई। एक धुंधली सी उम्मीद थी कि वे पूजा से पूछेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वह उम्मीद भी बुझ गई। पूजा ने बताया कि आजकल काफ़ी व्यस्त दिखते हैं, कभी प्रिंसिपल ऑफिस में, कभी किसी मीटिंग में जो आजकल अक्सर हो रही है, कभी स्टाफ रूम, कभी सीढ़ियों पर किसी से बातें करते, जल्दीबाजी में चढ़ते उतरते। वह एक निषिद्ध दुनिया थी जिसमें मैं चाहने के बावजूद शामिल नहीं हो पा रही थी। और यह लाइब्रेरी में किताबें वापस करने का आखिरी दिन था जब मैं गई और अनायास वे दिख गए। लाइब्रेरियन के सामने कुर्सी पर बैठे किसी किताब के पन्ने पलटते। दो ही ख्याल आए उन्हें वहां देखकर, या तो भागकर उनके गले लग जाऊं या यहीं से वापस लौट जाऊं।
और मैं दोनों में से कुछ भी ना चुन सकी। गुड मॉर्निंग सर, मैंने जब धड़कते दिल से उनके सामने पहुंचकर धीरे से कहा तो उन्होंने चौंक कर अपना सिर उठाया। गुड मॉर्निंग, मेरे धीमे स्वर का उन्होंने काफ़ी उत्साह से जवाब दिया। हाउ आर यू? नॉट वेल, मैंने फीकी मुस्कान से कहा। लाइब्रेरियन मिस्टर सरकार मुझे देख रहे हैं। मैंने किताबें टेबल पर रख दी। उन्हें देखते ही लहू में कुछ होने लगा है। कितना मुश्किल है स्वीकार और नकार के ठीक मध्य में खड़े रहना। हम कुछ नहीं जानते पर हम जोखिम लेते हैं। यस और नो के मध्य एक पूरा जीवन बिताते हैं, किसी एक तरफ छलांग लगाने को तत्पर। और हैरत की बात है कि वह छलांग कभी लगती ही नहीं। मुझे इस समय अपना ये ख्याल बड़ा अजीब लगा। व्हाट हैपन मिस शिरीन, यू आर लुकिंग सो पेल। उन्होंने खुद को बड़े ध्यान से देखता पाया। मैंने किताबें वापस कर दी, अब मुझे जाना है। कम हियर प्लीज, आपको देर तो नहीं हो रही? वे उठे और उस लंबी सी टेबल के दूसरी ओर आ गए। मैं उनके पीछे गई और हम दोनों आमने सामने बैठ गए। अब मैंने उन्हें ठीक से देखा। क्या है इस चेहरे में कि इसे देखते ही एक तूफान मेरे अंदर दस्तक देने लगता है? आज तो मैं देर तक देख भी नहीं पा रही। मैंने अपनी निगाहें खिड़की के बाहर कर ली। देर तो बहुत हो चुकी है सर, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहना चाहा, पर लगा कुछ भी कहने की कोशिश पागलपन है। ये क्या जानता है, कुछ भी तो नहीं। आपका पहला पेपर कब है? फ्रॉम 22। तैयारी कैसी है? तुम हमेशा वाहियात प्रश्न ही पूछोगे। यह नहीं कि कहो शिरीन, कहाँ रही इतने दिन? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और ये क्या हो गया है तुम्हें? ये कहाँ ले आई हो तुम अपने आप को? आई डोंट नो, मैंने इस तरह से न सोचा, न तैयारी की। मैंने एक उचटती नज़र उन पर डाली और अपने हाथों की उलझती सुलझती उंगलियां देखती रही। कभी ऐसा होगा कि ये हाथ तुम तक पहुंचकर तुम्हें थाम लेंगे? ओह, ये दुनिया कितनी असंभव घटनाओं से भरी पड़ी है। मेरे ही साथ कुछ क्यों नहीं होता? जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज़ नो अदर वे टू सक्सेस। पता है आपको? ये आप मुझे क्यों कह रहे हैं सर? उन्हें कहिए जिन्हें सक्सेस चाहिए। मैंने सर उठाकर कुछ सख्त स्वर में कहा। आपको क्या चाहिए मिस शिरीन? वे जरा सा सामने झुके और वही सिगरेट और उनकी मिली जुली महक, जिसके लिए मैं न जाने कब से मारी मारी फिर रही हूँ। मैंने जरा सा आगे झुकते हुए टेबल पर कोहनियाँ टिकाकर अपना चेहरा हथेलियों में ले एक लंबी गहरी सांस भरी और देर तक उसे रोके रखा। मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे लगा यह क्षण वही क्षण है जिसका मुझे इंतजार है। ये आपका फाइनल ईयर है, इसके बाद क्या करेंगी, सोचा है? क्या था उनकी आवाज़ में कि मैं तिल मिला गई। मैंने पैनी हुई आंखें उन पर टिका दी। मैरिज? जाने क्यों वे हड़बड़ा से गए। शायद उन्हें मुझसे ऐसे उत्तर की उम्मीद ना हो। मैरिज? उनके मुंह से अस्फुट सा निकला। फिर वे संभल गए, हल्के से मुस्कुराए। एंड आफ्टर मैरिज? एंड आफ्टर मैरिज व्हाट? ऑल दैट व्हाट नॉनसेंस कपल डू। मेरी पैनी हो आई आंखें उन पर टिकी रहीं। बस यही है आपके जीवन का लक्ष्य? उन्होंने मानो निराश होते हुए एक लंबी गहरी सांस बाहर फेंकी और अपनी पीठ कुर्सी से टिका ली। वह गंध मुझसे दूर हो गई। लक्ष्य होना जरूरी होता है क्या? और अगर मैं कहूँ तुमसे कि मेरा लक्ष्य है तुम तक पहुँचना, तो संजय? फिर वही आवेग। मैंने उसे पीछे धकेला। यहाँ प्रश्न जरूरी होने या ना होने का नहीं है, सवाल हमारे जानने का है। एंड मैरिज इज ओनली अ सिचुएशन, यू नो इट बेटर। कई रंग मेरे चेहरे पर आए और चले गए। क्या कभी तुम समझोगे? क्या कभी नहीं समझोगे? जरूरी है क्या कि सभी कुछ कहा ही जाए? अगर जरूरी है तो मैं क्यों कुछ भी नहीं कह पा रही? मैंने उनकी आंखों में देखा। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम कुछ भी नहीं समझ रहे। फिर कहते क्यों नहीं कुछ? एक स्टूडेंट अंदर आया और उनसे कुछ पूछने लगा। वह चला गया तो वे मेरी ओर उन्मुख हुए। मैं जैसे उसके जाने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने पूछा, डू यू नो योर गोल? ऑफ कोर्स आई नो। और आप खुश हैं उससे? प्रोबेबली यस। आपको नहीं लगता कि आपने इसके अलावा कुछ और चुना होता तो जीने में आसानी होती? किसके अलावा? वे उत्तर देते हुए शांत हैं। उसी के जिसे आप लक्ष्य कहते हैं? पता नहीं, अभी तक तो नहीं लगा।
अगर कभी लगे तो मैं लक्ष्य बदल सकता हूँ। कभी भी इतनी देर नहीं होती कि हम रास्ते न बदल सकें। यही तो मैं कह रही हूँ कि कभी भी इतनी देर नहीं होती कि हम रास्ते न बदल सकें। आवेश में मेरी मुट्ठियां भिज गईं। पर एक दूसरी बात भी उतनी ही सच है शिरीन। मैंने अब उनकी आवाज की गंभीरता को लक्ष्य किया। कभी कभी दोबारा चुनना असंभव हो जाता है और हम एक पूरा जीवन चूक जाते हैं। मेरे मुंह से एक बोल तक नहीं फूटा। मैं सन्नाटे में बैठी रही। इसीलिए आपसे कह रहा था कि जो भी चुने समझ कर कि इसमें आप कितने शामिल हैं। और जहां तक मैं समझता हूं मिस शिरीन, विवाह सिर्फ मुर्दे करते हैं, सिर्फ वे जिन्हें जोखिम नहीं सुरक्षा चाहिए। ये अपने आसपास देख रही हैं ना, इतने सारे लोग, इनके लिए बना है विवाह। आप इनमें से तो नहीं है, तो मैं हूं क्या? मैं क्यों बनी हूं? किस लिए? तुम्हारे लिए संजय। क्या तुम समझ रहे हो? लव इज टू बी इन बिटवीन। उनकी आवाज जैसे कहीं दूर से आई। मैं स्तब्ध बैठी रही। मुझे एकाएक समझ नहीं आया कि अब क्या। यह सिर्फ मुझसे कहा गया है या एक जनरल स्टेटमेंट है? मिस शिरीन, उनकी आवाज से चौंक कर मैंने उन्हें देखा। आप खुशी ढूंढ रही हैं, वह भी अपने से बाहर? खुशी? सिर्फ खुशी? मेरा मन भर आया। जब मैं तेज बारिश में भीगती हुई भागती हुई कॉलेज आती हूँ और मुझ भीगी हुई को तुम अंदर आते देखकर मुस्कुरा देते और मैं डगमग कदमों से आगे बढ़ती हुई तुम तक पहुंचती हूँ, तो क्या ये सिर्फ खुशी है? जब मैं महज तुम्हारी महक के लिए उन रास्तों पर बार बार जाती हूँ जिनसे तुम गुजर कर गए हो, तो क्या ये सिर्फ खुशी है? जब मैं तुम्हारी आवाज अपनी देह पर लिबास की तरह पहन लेती हूँ और सारा सारा दिन उससे लिपटी लिपटी घूमती हूँ, तो क्या ये सिर्फ खुशी है? यह जो मैं गा गा कर रोती हूँ, रोते रोते गाती हूँ, सारा दिन हवाओं पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ, तो क्या यह सिर्फ खुशी है? और यह सिर्फ खुशी भी आखिर है क्या? यह सिर्फ खुशी नहीं संजय, पूरा जीवन है मेरा। मैंने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि एक स्टूडेंट को अपनी ओर आता देखकर चुप हो गई। वह आकर उनकी बगल में बैठ गए और कुछ पूछने लगा। असह्य बेताबी से भरकर मैंने उनकी ओर देखा। सुनो, मुझे तुम्हें एक बार छूना है, सिर्फ एक बार। देखो, मेरे हाथों को सिर्फ क्षण भर तुम्हें छूने को ये कितनी दूर से चलकर आते हैं। एक बार तुम्हारा चेहरा अपनी हथेलियों में लेने की अदम्य आकांक्षा मुझे किस तरह भटका रही है। लव इज टू बी इन बिटवीन। हाँ संजय, देखो मैं कहाँ खड़ी हूँ, देखो, सिर्फ एक कदम और मैं नहीं बचूंगी। मैं नहीं बचना चाहती, तुम्हारी बाहों में मर जाना चाहती हूँ। मेरे संजय, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मेरे प्यार, इतना प्यार मुझसे संभलता नहीं, मैं क्या करूं? क्यों लिखा था बायरन ने ये? वाटर्स सॉ हर मास्टर्स एंड शी ब्लश्ड। स्टूडेंट चला गया और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। यस, गो ऑन। कह दूं आज कह ही दूं। ये जो मेरी आंखों से मेरे हाथों की कपकपाहट को नहीं समझ रहा, तो कहीं यह कहने से ही समझे। वह एक लम्हा जिसका मैं इंतजार कर रही थी कि यह ही कहेगा और मैं शर्म से लाल पड़ जाऊंगी, शायद जीवन में कभी नहीं आएगा। कुछ चीजें जीवन में कभी नहीं होंगी और जीवन फिर भी होगा। ये जो दिन रात अपने आप से बातें करती हूँ, एक बार कह दूं इससे, क्या होगा? हाँ या ना? यह जो असह्य यातना के बीच खड़ी हूं, उससे तो छुटकारा मिलेगा। मिस्टर संजय, हम दोनों ने चौंक कर उधर देखा। लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर कोई प्रोफेसर बुला रहे हैं उन्हें। उन्होंने उधर देखकर हाथ हिलाया कि आ रहे हैं, फिर मेरी तरफ देखा। आई एम सॉरी मिस शिरीन, आपको कुछ कहना है, मैं जानता हूँ। मैं कल यहीं लाइब्रेरी में आपका इंतज़ार करूँगा, 2 बजे के बाद। मेरी देह की कपकपाहट उनके कदमों से लिपटी दूर तक घिसटती चली गई। वे दरवाजे से बाहर गए और वह वहीं गिर गई। मेरी आंखें भर आईं। मैंने हथेलियों में चेहरा छुपा लिया और उन्हें घूंट घूंट पीती रही। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। वह एक गुच्छा गुच्छा सी रात थी जो मेरी बाहों में अलसाई सी सो गई। बहुत देर बिलखने के बाद मैं देर तक उसका सिर थपक कर उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करती रही। हर रात के अपने कुछ किस्से होते हैं, कुछ चकमक करते रंगीन पत्थर, कुछ अनगढ़ छोटे बड़े मिट्टी के डूह, कोई पुराने बांस की पोली बांसुरी जिसमें से अतीत की कभी कोई दबी दबी सी कराह सीटी की तरह बसती और सोती हुई रात के स्वप्नों को खबर हो जाती। बहुधा वे इस तरह की आवाज़ों से तितर बितर हो जाते।
हलचल शांत होते ही फिर तिरते से ऊपर आ जाते। आज मेरे मन की हालत बड़ी ही अजीब है। ये क्या होता जा रहा है मुझे, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। मैं टकरा जाना चाहती हूँ किसी राह चलती बस से। मेरे चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं, मैं बिखर जाऊं इन्हीं हवाओं में जिनमें तुम सांस लेते हो। हाय, अपना बोझ तक नहीं उठा पा रही मैं। ये रेत का रेगिस्तान कैसे पार करूं मैं लड़खड़ाते कदमों से ही अंदर घुसी। किसी किसी वक्त मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता और मैं सर झटक कर खुद को ठीक करती। मेरी हथेलियां पसीने से तर हैं। बिना किसी की ओर देखे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैंने जब लाइब्रेरी में कदम रखा, ठिठक गई। 1 मिनट लगा वापस लौट जाऊं। आज का दिन ठीक नहीं मेरे लिए। पता नहीं क्या हो, खुद पर भी वश नहीं। मेरी नज़र सामने गई। वे उसी टेबल पर बैठे कुछ लिख रहे थे। चेहरा इतना झुका हुआ कि सिर्फ उनके बाल दिख रहे थे, आधे काले आधे सफ़ेद। तब तक लाइब्रेरियन मुझे देख चुका था। मैंने अभिवादन में सिर हिलाया और सीधी चलती हुई उनके सामने जाकर रुक गई। उन्होंने एक पल को मुझे देखा और अभिवादन के जवाब में मुझे बैठने का इशारा कर फिर कागज़ों पर झुक गए। बैठते हुए मैंने एक गहरी सांस फेंकी और थकान से भरा मेरा जिस्म कुर्सी पर मानो ढह सा गया। मेरा गला सूख रहा था। मैंने इधर उधर देखा। सीढ़ियों के पास कोने में घड़ा रखा था और कांच के कुछ गिलास, पर मैं उठी नहीं। मैं कई पल इस आधे झुके चेहरे को देखती रही। देखो ना, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। ये मेरी प्यास है, ये मेरी चाहत है। तुम्हें छूने की लालसा है ये, जो अपनी पकड़ से कुछ छूटने नहीं देना चाहती। यह मैं हूँ। मुझे देखो, मुझे छुओ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इतनी दूर जाना चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ भी याद ना रहे। शायद तुम कभी न जान पाओ कि कितनी कोमल भावनाएं तुम्हारे कदमों से टकराकर बिखर गई हैं। कितने दिन तुम मेरी बेचैनी को अनदेखी करते रहोगे। आखिर मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। उस तरफ खामोशी है, अंतहीन, बिना लहरों का ऐसा समंदर जो समूची भावनाएं अपनी अतल गहराइयों में खींच लेता है। मैं भी क्यों इसमें छलांग लगा अपना वजूद तक खो देना चाहती हूँ। देखे जा रही हूँ मैं उन्हें, एक टक जानलेवा तटस्थता से। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। जी चाहता है उनके चेहरे को झंझोड़ दूं। ये जो आवरण ओढ़ के बैठे हैं गंभीरता का मेरे सामने, इसे एक झटके में चीर कर इनसे अलग कर दूं और देखूं कि जो ये हैं पूर्णतया नग्न कैसा होता है। आदमी कैसे हो तुम? गुस्से से मेरी मुट्ठियां भिज रही हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है, आज, अभी, इसी वक्त। मैं इंतजार नहीं कर सकती। क्यों करूं मैं इंतजार कि तुम्हें समय हो, सहूलियत हो? कितने निष्ठुर हो तुम, हृदयहीन। पर क्यों हो तुम ऐसे? मेरे लहू में ये कैसा पागलपन सवार है? मेरे चारों ओर कैसे सीखचे हैं? मैं इन सब से मुक्ति पाना चाहती हूँ। मैं अपना सिर टकरा रही हूँ। मेरा माथा लहू लुहान हो गया है और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। प्रेम यातना है। हाँ, प्रेम यातना है। यह दूसरे से अनवरत तुम्हारे पास आती है। तुम्हें सिर्फ सहते रहना है। देखो, मुझे तुम्हारी यह स्थिरता नहीं चाहिए। तुम्हारी तड़प, व्याकुलता, तुम्हारा जुनून, दीवानगी। हाय, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? आज पहली बार अपने ऊपर दया आ रही है। मैं तरस खा रही हूं खुद पर। मैं तो ऐसी न थी। किसी दिन तुम भी मुझ पर तरस खाओगे। हाय बेचारी, नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं सह सकती। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अवश क्रोध में मेरी मुट्ठियां भिज रही हैं। देह की समूची शिराएं तनी हुई। मेरी कनपटी गर्म हो गई है, गाल धधक रहे हैं। माथे पर गिर रहे बालों को एक झटके से पीछे किया था मैंने। नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, कुछ भी नहीं। अचानक एक झटके से टेबल पर रखे सारे कागजों को मुट्ठी में भर कर मसल दिया मैंने। मुट्ठियां खोली, मसले कागज टेबल पर बिखर गए और उनकी तरफ देखे बगैर मैं उठी और बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद था और मैं देर से खड़ी थी, अनिश्चित सी, खटखटाने न खटखटाने, रुकने या चले जाने के गहरे असमंजस और तनाव में। खुद को खुद से परे करते हुए मैंने घंटी के बटन पर उंगली रख दी। अंदर कहीं सन्नाटे में वह ध्वनि गूंजी और मैंने खुद को जानी मानी प्रतीक्षा में पाया। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। जितना उनके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा मैं पिछले दिनों उनके बारे में सोचती रही हूँ।
लंबा कद, छरहरा बदन, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक और गोल ठोड़ी। उनके होंठों पर एक सहज मुस्कान है, आश्वस्त करती सी। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। आओ आओ। वे हल्के से सिर हिलाते हुए दरवाजे से हट गईं। हम एक कमरे को पार करते हुए दूसरे कमरे में आ गए, जो शायद इनकी बैठक है। पहले कमरे में किताबों से भरी अलमारियों के सिवा कुछ भी न देख पाई। वह साधारण और सुंदर सी बैठक मानो उसमें रहने वालों की बाबत कोई सूचना देती हो। हम बैठ गए। आप शायद मुझे पहचानती नहीं। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। पहचानती हूँ, तुम शिरीन हो ना? वे मुस्कुराती हुई मुझे देखती रहीं। आपको किसने बताया मेरा नाम? मैं अपने चौंकने को बड़ी सफाई से छुपा गई। उन्होंने अंदर कमरे की ओर इशारा किया। वे आपकी काफ़ी तारीफ करते हैं। तारीफ? मेरी? मैंने हल्के से व्यंग्य से कहा और चुप हो गई। कितनी बेतकल्लुफी से तुमने नाम लिया संजय। मैं गहरे विषाद के साथ सोच रही थी। एक बार यही नाम इसी तरह पुकारने की मेरी लालसा से कितनी अपरिचित हो तुम। हाँ हाँ, उन्होंने मानो मुझे किसी निराशा से बचाते हुए कहा। वे बहुत कम ही किसी की तारीफ करते हैं। मुझे सिर्फ उनके एक या दो वाक्यों से ही समझना होता है। मैंने सिर झुका लिया। मैं इन्हें बुलाती हूँ, कहकर वे अंदर चली गईं। अब क्या कहूँगी मैं उन्हें? उस दिन की घटना से मैं स्वयं इतनी शर्मिंदा थी कि फिर 4 दिन कॉलेज ही नहीं गई। कहीं ना कहीं एक धुंधली सी उम्मीद थी कि वे फ़ोन करें, शायद यह जानने को कि क्या हो गया है मुझे, पर नहीं। किसी तटस्थ योगी की तरह उन्होंने मेरा यह गुस्सा भी स्वीकार कर लिया और चुप बने रहे। और मुझे ही आना था। मैं ही आई। मैं ही क्यों चलकर आती हूँ? वह दूसरा क्यों नहीं चलता, चाहे 2 ही कदम? वे अंदर आए और मैं उठकर खड़ी हो गई। बैठिए बैठिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और बैठ गए। पीछे वे भी आईं और बैठ गईं। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यूं ही सा सवाल। मैंने उन पर उचटती सी निगाह डाली। तुम्हें ढूंढने के मुकाबले बेहद कम। नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे ये जो चाहती हैं ढूंढ ही लेती हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। वे मुस्कुरा दी। मुझे अचानक याद आ गया, मैंने पूजा से कहा था एक दिन, पूजा, पत्नी शब्द से मुझे डर लगता है। क्या है ऐसा इस शब्द में जो हमें सारे रिश्तों से तोड़ देता है? क्यों इस शब्द को इतनी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है? और क्यों प्रेम एक छोटी सी जगह के लिए भी राजी हो जाता है? पूजा, क्यों डरते हैं दोनों एक दूसरे से? आप आई नहीं। पिछले दिनों तो मैंने सोचा कि आप बाहर गई हैं। मैं बाहर ही चली गई हूँ, तुम्हारे जीवन के एकदम बाहर। मुझे अंदर आने की अनुमति चाहिए। क्या मिलेगी? मेरा गला भर आया। मैं चाय के लिए बोलकर आती हूँ। वे सहसा उठीं और अंदर चली गईं। अब मैंने उनकी तरफ देखा। आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ इतना कहा और आंसुओं की बाढ़ आ गई। डोंट बी सिली, तुम्हें कभी मुझे सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं। तुम इतना क्यों सोचती हो? उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में कहा और मुझे लगा जैसे किसी ने कोई बोझ मेरे कंधों पर से उतार दिया। तुम, सिर्फ इस शब्द ने मुझे अंधेरों से निकाल कर रोशनी की दुनिया में खड़ा कर दिया। मैं उनकी तरफ देखना चाहती थी। मैंने एक गहरा पल निकाल कर कृतज्ञ हो उन्हें देखा और सहज और आश्वस्त हो गई। हम में से फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। एक लड़का आया और उसने सेंटर टेबल पर पानी रख दिया। मैंने हाथ नहीं बढ़ाया, वह चला गया। वे फिर अंदर आईं और बैठ गईं। वे अपने कॉलेज में संपन्न हुई किसी मीटिंग की बातें करने लगे। इसी बीच वही लड़का आकर चाय रख गया और हमने एक साथ चाय खत्म की। अब मुझे उठना चाहिए, मैंने सोचा और उनसे इजाज़त मांगते हुए खड़ी हो गई। वे दोनों भी खड़े हो गए। आपने ट्रक के लिए कह दिया ना? कोई आया नहीं बात करने? सहसा उनकी पत्नी ने इनसे कहा। वे मानो किसी नींद से जागे। अरे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। देखो, उन्होंने नाराज़ होते हुए मानो मुझसे शिकायत की। अगले हफ्ते जाना है और इन्हें याद नहीं। अगले हफ्ते? पर छुट्टियों में तो अभी देर है, मैंने आश्चर्य से कहा। और इनका सामान कहाँ ले जाना है ट्रक में? कहना चाहा पर कहा नहीं। क्या आपके कॉलेज में किसी को मालूम नहीं कि हम जा रहे हैं? उन्होंने कुछ हैरत से उन्हें देखकर कहा। जा रहे हैं? क्यों? बेवकूफ़ों की तरह मेरे मुंह से इतना ही निकला। अरे, हम तो सिर्फ 3 महीनों के लिए यहाँ आए थे। इन्हें बुलाया गया था यहाँ, खास तौर से। अब बस परीक्षाएं खत्म हो रही हैं तो इनका काम भी खत्म। एक प्लेन ऊंचाई पर जाकर फूट जाता है।
अचानक कैसे खाली हो गई ये दूर दूर तक फैली सड़कें। जहां लोग थे, शोर था, फूल और सपने थे। भरे पेड़ थे चारों तरफ, चिड़िया और कबूतर के घोंसले थे शाखों पर, जो हवा के डर से कसकर चिपके रहते थे पेड़ों पर। जबरदस्त संभावना से भरे हुए अंडे थे, हल्के भूरे, चितकबरे, गर्म, नाजुक, गरमाई सेकते, जीवन लेने को आतुर और उत्सुक नदियां, जंगल थे, इनके हजारों रंग थे। ये क्या हो गया कि चारों तरफ बिछे पहाड़ों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। यहाँ खुशियां चिड़ियों की तरह फुदकती चहकती थी, इस डाल से उस डाल पर, सिर्फ एक तिनके के लिए। कहाँ गई सब? सिर्फ एक आदमी जा रहा है और सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ है वह? उसकी पीठ भी दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ उसके जाते हुए कदमों की आहट सुनाई दे रही है। कितनी साफ है वह आवाज, दहाड़ दहाड़ कहीं पसलियों में बजती हुई। बस करो, बस करो, मेरी पसलियां टूट रही हैं, बस करो। कितना सितम और करोगे? क्या किया है मैंने? सिर्फ प्यार? ओ खुदाया, सिर्फ इसी के लिए तूने इतनी सजा तजवीज की? वो देखो जाता हुआ संसार, जाते हुए संसार की पीठ देखी है मैंने। कुछ भी तो नहीं देखा मैंने। कब मैं संसार के मध्य थी और कब वह मुझे छोड़कर चला गया, कहाँ देख पाई मैं ठीक से। अरे अब मैं इन खाली सड़कों पर क्यों भागी जा रही हूँ? किसे पकड़ना है? और अगर पकड़ भी लूं तो क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही मैंने इधर उधर देखा। दूर तक कोई नहीं दिखा सिवाय भीड़ के, और मैं चलने लगी। जब से तुम मिले चल ही तो रही हूं लगातार। एक वरदान की तरह लगता रहा वह चलना, और आज उसकी मियाद खत्म हो रही है। भीड़ का एक रेला है उसके और मेरे बीच, हमेशा मैंने पार किया था, आज भी कर रही हूँ। दूर से ही देख लिया मैंने उन्हें, भीड़ में खोया खोया सा स्वप्निल चेहरा जिससे मेरी जन्मों की पहचान है। इसका एक एक रेशा, एक एक उतार चढ़ाव जिसे मैंने हजारों बार छुआ और जो आज तक अस्पर्शित है। मैं खड़ी रह गई वहीं। पुकारना चाहती थी मैं उसे, आवाज देना चाहती थी। लहर की तरह दूर जा रहा है भीड़ के समंदर में वह मुझसे। उसके कंधों पर एक छोटा सा बैग टंगा देखा है मैंने। क्या क्या ले जा रहे हो तुम? मेरी हंसी के टुकड़े, मेरी उदासी के पल, मेरी कविताएं, मेरे रंगीन लम्हे, और क्या क्या। वे अन्य प्रोफेसर से बातचीत कर रहे थे जब मैं उनके नजदीक पहुंची। सबने चौंक कर मुझे देखा। मैंने सभी को एक साथ विश किया। अरे आप? उन्होंने बहुत धीरे से कहा। मैंने उनकी तरफ देखा, कहा कुछ नहीं। मेरे पैरों के नीचे लंबी अंधेरी सुरंग में से जैसे एक धू धू करता ज्वालामुखी बाहर आने को छटपटा रहा है। वह लगातार धक्का दे रहा था नीचे से, और मैं खुद को पल भर भी सरकने नहीं दे रही थी। मैं जरा दूर खड़ी रह गई। वे चलते हुए मेरे करीब आए। मैंने उनकी आंखों में देखा। एक तीव्र आवेग उठा अंदर से। कसके गले लगा लूं, कुचल मसल डालूं खुद, कोई सी हड्डी से, कोई मज्जा से, मज्जा खून से, खून मिलकर एक हो जाए असहनीय वेदना से। मैंने अपनी आंखें परे कर ली। मैं जानती हूं वे मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैं प्लेटफॉर्म पर आती जाती भीड़ को कुछ पल यूं ही देखती रही। कुछ पल यूं ही गुजर गए। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। नहीं नहीं, नहीं जानते तुम, कुछ नहीं जानते। अगर जानते तो इस तरह बिना कहे, बिना सुने, कुछ भी, कौन किसको जान सका है? कोई नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। शिरीन, इधर देखो। मेरे अंदर सब कुछ लड़खड़ा गया। पल भर में जो इतने दिनों साध साध कर खड़ा किया था, मैंने उनकी तरफ देखा। आह, इस चेहरे को छू लेने की इस अदम्य कामना के सम्मुख में हार चुकी हूं। तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ नहीं जानता हूं? तत्काल मेरी आंखें भर आईं। मैंने पलकें झुका ली। नहीं, यहां नहीं। शिरीन वह आवाज की जिसने यक बयक मेरे होंठ आकर छू लिए। मैं सिहर उठी। जोर से हवा चली। सूखे पत्ते झड़ने लगे। झड़ते रहे मेरे चारों ओर, सूखे पत्तों का ढेर। बीच में मैं अकेली खड़ी थी। नथिंग, द ऑटम फॉल लीव्स। अच्छा, तुमने लूथर बुरबॉक के बारे में सुना है? मैंने अपनी सेहरती देह संभालते हुए उनकी तरफ देखा। कहा कुछ नहीं। वह बातें करता था पौधों से, बीजों से। वह एक पागल अमरीकी था, वृक्षों और पौधों का प्रेमी। उसे लगता था पौधे सुन रहे हैं। लोग हंसते थे उस पर। फिर उसने कैक्टस पर एक प्रयोग किया। 7 वर्ष तक। 7 वर्ष बाद कैक्टस में एक नई शाखा होगी, बिना कांटों वाली। शिरीन, तुम्हें लगता होगा कि मैंने बहुत देर कर दी। कैक्टस ने 7 वर्ष लगाए समझाने में।
मैं 7 ही पलों में समझ गया था। पर उससे क्या होता है? उसका चेहरा मेरे सामने धुंधला गया। आंसुओं की तीव्र बाढ़। हाय, आप कह रहे हो जब मैं कुछ नहीं कर सकती, जब कुछ नहीं हो सकता। शिरीन, कहने की कोशिशों में तुम खुद को बांट भी लेती हो, उसका क्या जो कह नहीं पाता। तभी वे चलती हुई हमारे बीच आ गईं। वे सहसा चुप हो गए। अपने बीच किसी की उपस्थिति का आभास पाकर मैंने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा। उनके होंठों पर मुस्कान है। मैंने अपने होंठों को कांप कर फैलना महसूस किया। उनके भूरे बाल धूप में चमक रहे हैं। उनकी दुबली पतली देह पर प्रिंटेड साड़ी, छोटे छोटे काले फूल। उन्होंने इनसे कुछ कहा, फिर मुझसे। मैं ठीक से सुन नहीं पाई। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। एक्सक्यूज मी। वे मुझसे कुछ और कहने जा रही थी कि उनके साथ आई किसी अन्य प्रोफेसर की पत्नी ने कुछ कहा। वे मुझसे पार्डन मी कहकर उनकी ओर मुखातिब हुई। ट्रेन आने में शायद अभी भी थोड़ी देर है, हालांकि दूसरी घंटी हो चुकी है। मैंने उनकी तरफ देखा। आज पूरी कर दो अपनी अधूरी बात। आज कहो वह जिसे मैं सुनने के लिए इतनी दूर से चलकर आती रही हूँ। कुछ कहो संजय। हमारी आंखें मिली। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि घंटी बजने की तेज आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गई। एक पल को बेबस मुस्कान उनके होंठों को छूकर विलुप्त हो गई। बैठे हुए लोग खड़े हो गए, अपना सामान उठाने लगे। कुली और ठेले वाले इधर उधर भागने लगे। सारे प्रोफेसर्स तितर बितर हो गए और अपने अपने हाथ में एक एक सामान उठा लिया। मैंने जल्दी से निकट रखा एक एयर बैग उठाने की कोशिश की तो उन्होंने बरच दिया। नहीं नहीं, तुम रहने दो। हमारे हाथ एक साथ झुके, एक साथ रुके। अब हमने एक दूसरे की तरफ देखा था। पहली बार, हाँ पहली बार, मैंने उनकी आंखों में वह कांपती बेचैनी देखी। वह पुकार जो उस घड़ी अनजाने उनके अंदर से उठी थी, मुझे चारों तरफ से घेरती, मुझ में कहीं खो रही थी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, कांपता हुआ हाथ, जिसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कोई आश्वासन तक नहीं दिया कभी। और आज मेरे अंदर सब कुछ शून्य हो गया। सारा शोर, सारी भीड़ मेरी आंखों से ओझल हो गए। सिर्फ बढ़ा हुआ हाथ और वे उन आंखों में छलछलाती बेचैनी जो उस दोपहर की धूप में साफ बेलौस चमक रही थी। बेसाख्ता मेरा हाथ बढ़ा और उनके हाथ में समा गया। गले में नीचे दबे सैलाब को एक जोर का धक्का पड़ा। मैं लड़खड़ाई। मेरी आंखें फिर डबडबाईं। मैंने सख्ती से अपने होंठ भींचे, उनके वजूद को पीती रही। अनंत जन्मों की प्यासी मैं उस एक पल के समंदर में आकंठ डूब जाना चाहती हूँ। सिर्फ एक कदम आगे रखूंगी और खो जाऊंगी उनमें। फिर क्या किसी से भी ढूंढी जा सकूंगी मैं? मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने मेरा हाथ हल्के से दबाया, फिर मेरी डबडबाई आंखों और कांपती देह को देखा, फिर धीरे से होंठ फड़फड़ाए। लेट इट बी, सो लेट इट बी, सो इन यू आई एम। एक जोर की लहर आई और मुझे अपने साथ बहा कर ले गई। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और झुककर सामान उठाने लगे। लेट इट बी, सो इसे ऐसा ही होने दो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।